ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक तरह से स्टार्ट करता हूँ। बताता जाता हूँ, साथ में आप अपनी एनसीईआरटी भी साथ रखिए, है ना। आपको जहां जहां पे डाउट हो तो साथ के साथ पूछते रहो, ठीक है। यस सर। अच्छा देखो, इसमें वो क्वेश्चन ज्यादा देने के चांस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा देंगे, चांसेस ज्यादा है। और ये आपका क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट क्या है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने क्लोराइड शिफ्ट लाया था, इसके पूछे आने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं वो। और लंग्स का डायग्राम पूछ सकते हैं आपको, है ना। ये सब वो पूछ सकते हैं। और सर हमें इसमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ज्यादा नहीं पड़ेंगे सारी डेफिनेशन? हमने तो ज्यादा पढ़े हैं, हमने तो नीट के हिसाब से पढ़े हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको यस सिर्फ सर। उतने पढ़ने जितने एनसीईआरटी में, ठीक है। 2 मार्कर ओके। क्वेश्चन आएगा, जैसे टाइडल वॉल्यूम क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, इसी टाइप के सिंपल आएंगे, वो टफ नहीं आएगा। लेकिन पूछेंगे जरूर वो। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्लोराइड से पूछेंगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन वहां से बनेगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड, ठीक है। और एक डायग्राम, रेस्पिरेशन वाला डायग्राम। डायग्राम तो देखो किसी से भी दे सकते हैं, दिस इज देयर डिस्क्रिप्शन, है ना। तो बट जो मैंने आपको बताया उतना आप याद रखना, कि मैं साथ साथ बताता भी चलूंगा आपसे क्या पूछ सकते हैं। एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, चलो यहीं से सर स्टार्ट करते डायग्राम हैं। सर ये भी आ जाएगा? डायग्राम ये सामने वाला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके नीचे वाला, इनमें से कोई से भी बना के आ सकते हो, है ना। ह्यूमन लंग्स का डायग्राम, ठीक है। वो ऐसे आ सकता है कि ड्रॉ द ह्यूमन लंग्स डायग्राम एंड मेंशन द, क्या बोलते हैं वो, टैग दी 3 और 4 और 6, ऐसे कुछ करके आ सकता है ना। कि लेबल दी, या वेल लेबल डायग्राम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, 3 मार्कर क्वेश्चन। अब वेल लेबल डायग्राम कह रहा है तो भाई साहब कम से कम 6-7 नेम तो आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, चलो एक तरफ से देखो स्टार्ट। देखो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, है ना। तो आप इनमें से कोई सा भी डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि ये बीच में डायाफ्राम हो गया। डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है, पर्दा है, कर्टेन की तरह स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर वाली जो कैविटी होती है उसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, नीचे वाली को हम लोग एब्डोमिनल कैविटी, है ना। तो एब्डोमिनल कैविटी में हमारा जितना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पाया जाता है, ठीक है। और ऊपर वाला थोरेसिक कैविटी, इसमें लंग्स वगैरह पाया जाता है। अब देखो सबसे बाहर की तरफ आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर। ये तो रिब्स है, ये डॉट 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 करके जो दिखाई दे रहा है व्हाइट वाला पार्ट, ये रिब्स है ना। और रिब्स के बीच में मसल्स है। और यहाँ पर सबसे आउटर जो स्ट्रक्चर है उसको हम प्लूरा कहते हैं, है ना। तो आउटर, तो 2 प्लूरा पाई जाती है, आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा, ठीक है। ऊपर वाली विंड पाइप या ट्रैकिया है, तो ये क्या, ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है, ठीक है। और एक कंप्लीट रिंग नहीं होती है, ऐसे हाफ रिंग होती है, हाफ रिंग। तो पोस्टीरियर साइड पे कंप्लीट इनकम्प्लीट होती है रिंग, ठीक है। फिर ये ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिनको आप ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस सिंगुलर होगा, ब्रोंकाई प्लूरल हो गया, ठीक है। तो राइट ऑफ लेफ्ट ब्रोंकस हो गए। ब्रोंकस अंदर जाके और पतली पतली पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं ट्यूब्स में, जिनको आप ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, है ना। और ब्रोंक्यूल्स हो गए, ये ब्रोंक्यूल्स चारों तरफ इस तरह से फैल जाते हैं, तो सबसे पतली फाइन लाइन ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड में कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं। और एल्वोलाई दे आर दी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, है ना। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए साइट। अब इसी को थोड़ा सा लंग्स का मैंने आपको नीचे दिखाया हुआ था, देखिए। ये देखो, तो यहाँ पर बेटर ये है कि डायग्राम ऊपर वाला भी बना सकते हो और नीचे वाले ये पार्ट जरूर इंक्लूड कर देना। तो लंग्स हमारे ऐसा ऐसा नहीं होता कि 2 हिस्से में सिर्फ बटा हुआ, कई सारे। तो देखो जो हमारा राइट वाला लंग्स होता है बड़ा होता है, और लेफ्ट वाला छोटा छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट फिट होता है,
यहाँ पे जिस जगह हार्ट फीटता होता है उसको हम लोग कार्डियक कार्डियक नॉच कहते हैं, कार्डियक नॉच। तो कार्डियक नॉच वो पार्ट हो गया जहाँ पे हार्ट फिट होता है, इसकी वजह से ये जो लेफ्ट साइड वाला लंग्स होता है ये छोटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारा जो लंग्स है, ये लंग्स के ये वाला इधर वाला लंग्स जो राइट साइड वाला है, ये 3 अलग-अलग लोब में बँटा हुआ है, राइट लोब में 3 अलग-अलग लोब में बँटा हुआ है, ठीक है? और एक ट्रांसवर्स फिशर्स यहाँ पे, मतलब ट्रांसवर्स सेप्टम यहाँ पे, है ना? अब जो लेफ्ट वाला लंग्स है, ये 2 पार्ट में बँटा हुआ है। ऊपर वाला लेफ्ट लोब है ना, नीचे ये प्लूरा हो गई, इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। तो प्लूरा के अंदर एक प्लूरा क्या होगी, प्रोडक्टिव मेम्ब्रेन है और इसके अंदर एक लिक्विड भरा है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है? ये प्लूरल फ्लूइड हो गया हमारा, ठीक? ऊपर ये हमारा ब्रोंकाई हो गया, है ना? और ये लेफ्ट और राइट वो पार्ट हो गए, है ना? और ये हो गया हमारा एल्वोलाई, ठीक है? अब देखो और नीचे आते हैं, है ना? एक्सक्यूज मी तो सर। हाँ, सर प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है? प्लूरल फ्लूइड का सिंपल काम होता है कि ये हमें इस लंग्स को जर्क से बचाता है ना? देखो क्या होता है कि हम साँस लेते हैं तो कुल मिलाकर के अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे, तो हज़ारों बार हम लोग पर डे हमारे लंग्स होते हैं वो फूलते और पिचकते हैं। अब अगर लंग्स के बाहर कवरिंग नहीं होगी, तो लंग्स बार-बार रब रब करेंगे, किस पे रब करेंगे? हमारी रिब्स पे। तो बार-बार ये फेफड़े हमारे रिब्स पे रब करेंगे, जिससे फ्रिक्शन लगेगा, फट जाएँगे। इतनी पतली तो मेम्ब्रेन होती है। अब ये फटने यस। ना पाए, फ्रिक्शन ना लगने पाए, प्लस अपन जर्क लगता है, गिर जाते हैं कुछ, इनसे भी चोट ना लगे, इससे भी प्रोटेक्ट करके रखा जाए, तो इसलिए ये लिक्विड भरा होता है प्लूरल फ्लूइड। उस प्लूरल फ्लूइड के अंदर ये लंग्स क्या होते हैं, फैलते और पिचकते हैं, तो इनमें फ्रिक्शन नहीं लगता। ये इनको प्रोटेक्ट करता है, एक तो फ्रिक्शन से फटने नहीं देता, दूसरा चोट लग जाने से, इंजरी हो जाने से, तो किसी भी तरह की इंजरी से भी इनको बचा करके रखता है। और तीसरी खास बात, इसको हाइड्रेट करके रखता है ना? तो ये इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हो गए प्लूरल फ्लूइड, ठीक है? सर हुँ। सर जर्क से तो रिबकेज भी प्रोटेक्ट कर देता है। जर्म से क्या? जर्म से? सर जर्क से तो रिबकेज भी प्रोटेक्ट कर देता होगा लंग्स को। देखो रिब केस तो क्या हो गया, एक मैकेनिकल बैरियर हो गया। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी वगैरह, लिम्फोसाइट वगैरह सब इसमें तैरती रहती हैं। तो वो क्या करती हैं, अगर बैक्टीरिया किसी तरह पहुँच गया, तो बैक्टीरिया तुम्हारे मुँह से भी पहुँच सकता है, साँस से पहुँच गया, नाक से पहुँच गया, है ना? तो इन्फेक्शन हो गया। तो ये इन्फेक्शन को रोकने का भी काम करती है, राइट? ओके सर। हुँ। यस सर। अब देखो नीचे आ जाते हैं। ये एक तरफ हमने लिखा हुआ है एनिमल ग्रुप और दूसरी तरफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, कि कौन-कौन से स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब देखो एनिमल ग्रुप में आप देख पा रहे हो कि प्रोटोजोआ है, ये मेम्ब्रेन से अपना गैस का एक्सचेंज करता है, जिसको हम पेलिकल भी बोलते हैं, किसी-किसी में पेलिकल हमने पढ़ा हुआ है ना? पैरामीशियम में पेलिकल हमने पढ़ा हुआ है और यूग्लिना में पढ़ा हुआ है। फिर आ गए स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ करते हैं। निडेरियंस, ये बॉडी वॉल से करते हैं। टिनोफोरा, ये भी बॉडी वॉल से करते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस, ये बॉडी वॉल है ना? टेपवर्म जो होता है ये एंड लिवर फ्लूक भी बॉडी वॉल से करते हैं, है ना? अब आ जाते हैं, अच्छा टेपवर्म और लिवर फ्लूक जो होते हैं, ये की खास बात है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते, राइट? सो दे डू व्हाट? एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस नॉर्मली बॉडी वॉल से करते हैं। एनालीड्स जो होते हैं, ये भी बॉडी वॉल्स और कुछ एनालीड्स में गिल्स भी पाए जाते हैं। ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा में वो सब जिनके पैर जुड़े हुए हैं, है ना? जॉइंटेड लेग्स जिनमें जिनमें मौजूद हैं। तो जैसे प्रॉन हो गया। अब कुछ ऑर्थ्रोपोड तो वो हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? प्रॉन को हम फिश की कैटेगरी में रखते हैं। जबकि हमें पता है कि प्रॉन फिश नहीं, प्रॉन तो एक ऑर्थ्रोपोड है ना? मतलब ये ऑर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में आता है। तो ये गिल से करते हैं। तो जो इंसेक्ट या जो ऑर्थ्रोपोड वाटर में पाए जाते हैं, वो गिल से करते हैं। इंसेक्ट देखो किससे करते हैं? इंसेक्ट करते हैं ट्रैकिया से, है ना? ये ट्रैकिया से इंसेक्ट करते हैं। और यहाँ पे स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, ये बुक लंग से करते हैं। तो बुक लंग क्या होता है कि जैसे कोई एनिमल है ना? तो मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर इज एनिमल, तो कोई सा भी एक एनिमल देख लेते हैं। तो देखो ये मान लो कोई एनिमल है, तो ये कोई सा भी इंसेक्ट है या कोई एनिमल है। तो एनिमल में क्या होता है कि उसमें बुक्स की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे ओपन बुक होती है ना, उनको बुक लंग्स बोलते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस तरह के। ये ओपन बुक जैसा अपीयरेंस देते हैं, तो इनको हम लोग बुक लंग्स कहते हैं, राइट? तो जैसे आप स्कॉर्पियन में बुक लंग्स पाए जाते हैं, है ना? तो बुक लंग से रेस्पिरेशन करता है स्कॉर्पियन और स्पाइडर, याद रखिएगा। क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन माइट्स में होता है। क्यूटिनेशियस का मतलब क्या हो गया? स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन।
तो ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये माइट्स में पाया जाता है ना। ट्रैकिया क्या होता है, पूरी बॉडी में जाल फैला होता है पाइपलाइन का, उनको हम ट्रैकिया कहते हैं, राइट। तो ऑर्थोपोडा में इतने टाइप का रेस्पिरेशन पाया जाता है। नीचे आ जाते हैं मोलस्कल्स के बाद। मोलस्का जो होते हैं वो गिल से रेस्पिरेशन करते हैं और पल्मोनरी सैक से करते हैं। पल्मोनरी सैक भी क्या होता है, ये बिल्कुल लंग्स जैसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, पल्मोनरी सैक, राइट। तो लंग्स जैसा दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर। कुछ मोलस्का जो पाए जाते हैं, जैसे कटल फिश हो गया, तो कुछ मोलस्कस जो पाए जाते हैं कहाँ पे, वाटर में। तो मोलस्कस जो वाटर में पाए जाते हैं वो तो गिल्स के थ्रू करते हैं, जिससे कटल फिश का मैंने आपको एग्जांपल बताया। और बाकी जो मोलस्कस टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड में पाए जाते हैं, वो सब पल्मोनरी सैक से भी करते हैं, राइट, पल्मोनरी सैक से रेस्पिरेशन करते हैं। अब इकाइनोडर्मेटा याद है हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो इकाइनोडर्मेटा किससे करते हैं, ट्यूब फीट से करते हैं। इनके ट्यूब फीट एक वाटर कैनाल सिस्टम या ट्यूब फीट इसी को बोलते हैं, ट्यूब फीट या इसी को वाटर कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। तो अगर आपको याद होगा तो ये फूड पकड़ने के भी काम आता है और रेस्पिरेशन के भी काम आता है, ठीक है। कॉर्डेट्स में आ जाते हैं। कॉर्डेटा में जो फिशेस होती हैं वो गिल से करती हैं, एम्फीबियन स्किन या लंग से करते हैं, और रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स ये भी किससे करते हैं, स्किन और लंग से करते हैं ना, राइट। तो यस बेसिकली सर। लंग से करते हैं, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। आप देखो ये थे हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट था हमारे नीट के लिए, लेकिन आपसे अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, ह्यूमन लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो देखो ये ऊपर वाला जो था ये तो खैर मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, हालांकि ये स्कूल के नहीं, ये प्योरली नीट के लिए इससे क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया हुआ था, है ना। तो ऊपर वाला पार्ट जो गैस को लाता और ले जाता है लेकिन एक्सचेंज नहीं करता, उसको हम लोग कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं, है ना। और नीचे वाला आप देख पा रहे हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट वो होता है जिससे गैस का एक्सचेंज होता है, जो हिस्सा हमारी बॉडी में गैस के एक्सचेंज में करता है। और कंडक्टिंग पार्ट ऊपर वाला है जो पाइप की तरह काम करता है। अब देखो सबसे पहले ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया और छोटे पाइप में कन्वर्ट हुआ, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस और प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, और उसके नीचे फिर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट। ब्रोंक्यूल्स के आखिरी में आप देखेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, है ना। तो ये इस तरह के रेस्पिरेटरी, अब देखो तो ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक तो क्या है, ये पार्ट गैस का एक्सचेंज नहीं करता, ये सिर्फ कंडक्ट करने का काम करता है, मतलब गैस को यहाँ तक पहुंचाने का काम करता है। उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ये एक्सचेंज का भी पार्ट करते हैं और कंडक्शन का भी पार्ट करते हैं, और आखिरी में आ गए एल्वुलाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज का काम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एक सर करके, हाँ बोलो बेटा। सर वो ऊपर वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस है वो जो। ट्रैकिया में ये जो बने हुए हैं, हाँ ये रिंग्स ऑफ यस सर कार्टिलेज, ये वाले ना, यस सर ये। ब्लू कलर का, हाँ ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ओके कार्टिलेज सर। को नहीं, इनकम्प्लीट रिंग्स है। अब देखो एक एक करके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी मतलब जो हमारे नाक के अंदर जगह है उसको हमने नेजल कैविटी कह दिया, ठीक है। और ये नोस्ट्रिल जो छेद हैं इनको हम नोस्ट्रिल कहते हैं, और इसके अंदर जो जगह है उसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। ये हमारी ओरल कैविटी, क्योंकि थोड़ा बड़ा तो हम जो मुंह से भी सांस लेते हैं वो भी चली जाती है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि जब दौड़ते समय मुंह से ज्यादा सांस लेते हैं तो वो लोग जल्दी थक जाते हैं, है ना। क्योंकि मुंह से जो हम लोग सांस लेते हैं वो 50% तो लंग्स पे पहुंचती है और 50% हमारे स्टमक पे चली जाती है, इसलिए उसको इफेक्टिव नहीं माना जाता। देखा होगा जब स्कूल में बच्चे रनिंग शुरू करते हैं तो जो भी फिजिकल ट्रेनर होता है ना, तो वो क्या करता है, वो ये कहता है कि देखो मुंह से सांस नहीं लेना, नाक से सांस लेना, नाक से लेना और मुंह से छोड़ना है ना, दैट इज मोर इफेक्टिव वे। क्योंकि जब नॉस्ट्रिल से ली जाती है सांस तो पूरी की पूरी लंग्स में जाती है। अब इसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं फेरेंक्स, है ना। तो फेरेंक्स वाला पार्ट वहां तक वाला पार्ट है वो पाइप जिसमें कि जो हमारा माउथ के और नॉक की जो दोनों की कैविटीज होती हैं वो दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे लैरिंग्स है। लैरिंग्स है साउंड बॉक्स, ठीक है। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं। साउंड बॉक्स या लैरिंक्स जो होता है ये साउंड प्रोड्यूस करने के काम आता है ना। अब
लैरिंग्स या साउंड बॉक्स हो, देखो इसके अंदर क्या पाई जाती है, ये वोकल कॉर्ड पाई जाती है, अपर वोकल कॉर्ड और लोअर वोकल कॉर्ड। अभी क्या होता है, लैरिंग्स जो हमारा साउंड बॉक्स है, इसकी हेल्प से हम बोल पाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो साउंड बॉक्स होता है, उसमें 2 तरह की वोकल कॉर्ड पाई जाती है, अपर और लोअर। तो 2 पेयर पाए जाते हैं, ऊपर वाला एक पेयर और नीचे वाला पेयर। जो अपर पेयर होता है उसको हम फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करता। जो नीचे वाला होता है उसको हम ट्रू वोकल कॉर्ड बोलते हैं, यही वोकल कॉर्ड वो है जो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हाँ? तो आप समझते जाइए बात। वोकल कॉर्ड्स जो बेसिकली वोकल कॉर्ड ऊपर वाले जो होते हैं, वो नीचे वाले, तो ये लोअर वोकल कॉर्ड, ये साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और मेन और वीमेन की जो वॉइस होती है उसमें डिफरेंस होने के पीछे रीजन क्या होता है? तो देखो, जो वोकल कॉर्ड होती है, तो वोकल कॉर्ड 2 मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी होती है, पतली-पतली मेम्ब्रेन्स होती हैं। जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इन मेम्ब्रेन में मतलब जब लंग से बाहर की तरफ एयर निकालते हैं तो उनमें वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन की वजह से वॉइस क्रिएट होने का काम। जो वोकल कॉर्ड्स हैं, है ना? तो आप देखोगे ये मेन में थिक और लार्ज होती हैं, है ना? बड़ी होती हैं और क्या होती हैं? थिक होती हैं, मोटी होती हैं। और जो वीमेन में पाई जाती हैं वो स्मॉल और थिन होती हैं, छोटी होती हैं और थिनर होती हैं, है ना? तो इस तरह से 2 अलग-अलग वोकल कॉर्ड मेन और वीमेन में पाई जाती है। ठीक है? अब आ जाते हैं उसके नीचे ट्रैकिया। तो ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप कहते हैं, है ना? तो ट्रैकिया, अच्छा ऊपर एक बात और बताना भूल गया कि जो इसकी वजह से क्या होता है, जो वीमेन में साउंड प्रोड्यूस होती है, वो श्रिलिंग होती है और फाइन होती है, और मेन में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो लाउड होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है? साथ में एक और आप देखो, ये नीचे एक डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ट्रैकिया होती है, तो ट्रैकिया में ऑब्वियसली मैंने एक बात आपको बताई थी जब मैं आपको एनिमल टिश्यू पढ़ा रहा था, कि किसी भी ऑर्गन के बाहर और अंदर की कवरिंग ये तय है कि वो जिस चीज से बनी होगी वो एपिथेलियम लेयर होगी, एपिथेलियल लेयर। इनर कवरिंग जो होती है वो बनी हुई होती है किससे? यहाँ पर बनी हुई सिलियरी एपिथेलियम से। सिलियरी एपिथेलियम हमने पढ़ा हुआ था कि ये वो एपिथेलियम है जिनमें सिलिया पाए जाते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि क्यूबॉइडल या कॉलुमिनर ही एपिथेलियम है जिनके ऊपर सिलिया निकल आते हैं और वो सिलियरी एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये हेल्प क्या करते हैं? जब भी, अच्छा इनमें म्यूकस सेल भी पाई जाती है जो म्यूकस प्रोड्यूस करती है। जब भी कोई डस्ट का पार्टिकल, कोई इनसे कोई हार्मफुल जर्म या किसी भी तरह का कोई भी डस्ट हो गया, केमिकल हो गया, जब जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेशन शुरू करते हैं, और वाइब्रेशन शुरू करने से क्या होता है, हमें खांसी आती है, और उसको क्या करते हैं, बाहर बॉडी से निकाल देते हैं, मतलब लंग्स के अंदर नहीं आते। तो इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन इनका काम है, बेसिक काम प्रोटेक्शन। ठीक है? नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर म्यूकस सेल्स पाई जाती है। म्यूकस सेल्स का क्या काम है? दे प्रोड्यूसेस म्यूकस, है ना? तो ये म्यूकस प्रोड्यूस करने का काम करती है, जो जेल जैसा सब्सटेंस होता है। तो सिलिया तो उसको बॉडी से बाहर निकाल लेती है, म्यूकस उसको ट्रैप कर लेता है, और इस तरह से इसको ट्रैप कर लेते हैं, है ना? तो इस तरह से ये हमारी ये जो ट्रैकिया होती है, ये भी किसी भी तरह के हार्मफुल जर्म्स को अंदर जाने से रोकती है, ताकि वो एल्वेओलाई में जाके इन्फेक्शन ना कर पाए। फिर फाइनली इसके बाद भी जब वो पहुंच जाते हैं तब इन्फेक्शन होगा। आप ट्रैकिया हाइलाइन कार्टिलेज की बनी हुई है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जो कार्टिलेज का टाइप है दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज, तो हाइलाइन कार्टिलेज की बनी। लंग्स के ऊपर हमने पढ़ा प्लूरा पाई जाती है। आउटर प्लूरा को हम लोग पैराइटल प्लूरा बोलते हैं और इनर प्लूरा को विसरल प्लूरा बोलते हैं। तो दोनों प्लूरा के अलग-अलग नाम हो गए। प्लूरा क्या होता है ये आपने देख ही लिया, और प्लूरा के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। राइट और लेफ्ट ब्रोंकस वही आपने देखा, और फिर इसके बाद नीचे और नीचे डायाफ्राम आपको दिखाई देगा, है ना? तो ये था हमारा ट्रैक। एक बार देखिए आप इसको, एक बार देखिए। ये लैरिंक्स वाले पार्ट से क्वेश्चन में भी अगर टफ बना तो पूछ सकते हैं। सर ग्लॉटिस क्या है? हाँ, सर ग्लॉटिस क्या होता ग्लोटिस, ये एडम सेपल जिसको बोलते हैं, ये ग्लोटिस, है? है ना? ये देखो, इपिग्लोटिस पढ़ा था, याद है डाइजेस्टिव सिस्टम में?
है ना? यस सर जो फूड को एपिग्लॉटिस के ऊपर ये जो हिस्सा है ना, बाहर जो निकला हुआ है, एडम्स एप्पल इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। और देखो रोशनी, आप भी देखते हो बेटा? यस सर। चेक करते हो, यहां तक चेक करो एनसीईआरटी में, फिर आगे बढ़ेंगे। स्कूल वाले क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से ही बनाएंगे, है ना? इसलिए आपको एनसीईआरटी ज्यादा फोकस करनी है अभी। सर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रेट क्या है? हाँ, सर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रेट सर वो कहाँ डिवाइड होते हैं? तो थोरेसिक वर्टिब्रेट अभी देखो, चलो सर वो इसमें पॉइंट लिखा है ना रुको रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो हम लोगों ने, याद करो कि, एक मिनट, लोकोमोशन वाले में रिब केज का skeletal muscles, bones of arms, pelvic girdle, bones of legs, ये रहा। देखो ये है ना, ये जो ट्रू रिब्स बोलते हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये है फिफ्थ थोरेसिक रिब्स। अब समझ आया? ओके सर ओके। यस सर शुक्रिया सर। डन, ठीक है। Yes. रोशनी डन? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी लंग्स, है ना, ह्यूमन लंग्स और रेस्पिरेटरी। अब आते हैं रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी वॉल्यूम्स पे आ जाते हैं, है ना। देखो, तो वॉल्यूम सब एक बार चेक करो। टाइडल वॉल्यूम मैंने आपको टीवी बताया था, है ना। टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी, चेक करो एक बार सभी वॉल्यूम जितने टाइप के बताए थे आपको। यस सर। है ना, वॉल्यूम चेक करो और जो ना समझ में आए वो पूछो। देखो मैं एक एक समझाता जाता हूँ, दैट विल बी बेटर। सर नॉर्मली वाइटल अपन सांस कैपेसिटी ले सर। रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, वो 500 ml होता है, उसको हम टीवी बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, है ना। और ये 500 ml इन वन टाइम और 6000 to 18000 ml एक मिनट में, है ना। इतनी हम नॉर्मली, ये तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग की बात होगी। उसका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। तो क्या होता है, हम नॉर्मल 500 ml हमने लिया और उसके बाद और ताकत लगा के अंदर ले लिया, तो जो हम और एक्स्ट्रा लेते हैं इस 500 के अलावा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो हो गया 2500 to 3000। फिर इसी तरह से नॉर्मल हमने सांस छोड़ा, और ताकत लगा के और ज्यादा कितनी छोड़ सकते हैं, वो ईआरवी हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये 1000 से 1100 ml होता है। अब आ गया रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जिसको कि बॉडी से बाहर निकाला ही नहीं जा सकता, है ना। हमने ताकत लगा के पूरी सांस बाहर निकाल दी, है ना, तो 500 ml निकाला टीवी, और दूसरा हमने जो ईआरवी था वो निकाल दिया। उसके बाद और हम निकाल नहीं सकते, वरना वो सब लंग्स चिपक जाएंगे। तो कुछ अमाउंट ऐसा रहता है जो रिजर्व में पड़ा ही रहता है ऑक्सीजन का, उसको निकाला ही नहीं जा सकता, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? यस।
अब लंग्स की कैपेसिटी देख लेते हैं, लंग्स कैपेसिटीज। तो देखो इतनी सारी मैंने लंग्स कैपेसिटीज बताई थी आपको। तो सबसे पहला होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, है ना, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, आईसी जिसको हम बोलते हैं। तो आईसी मैंने आपको बताया कि आईसी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली छोड़ते हैं, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्स्ट्रा जितना ले सकते हैं, है ना, उसको हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमारी कितनी है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब कितनी सांस और अंदर ले सकते हैं। तो एक तो टीवी ले सकते हो और आईआरवी ले सकते हो। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी छोड़ने की कैपेसिटी आपकी लंग्स से, ऑक्सीजन कितनी छोड़ने, मतलब सॉरी एयर कितनी निकालने की कैपेसिटी है। तो टीवी और ईआरवी, टीवी जो नॉर्मल 500 ml निकालते हैं, और ईआरवी और जितना ताकत लगा के निकाल सकते हैं, उसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, फंक्शनल मतलब कि कितना वॉल्यूम जो है सांस का। तो एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम आप निकाल नहीं सकते हो, वो मैंने काउंट कर लिया। उसके बाद जो फोर्सफुली हमने निकाला था ईआरवी, उसको काउंट कर लिया। तो इसमें यही पार्ट होता है जो फंक्शनल है, मतलब जो गैस के एक्सचेंज में हेल्प कर रहा होता है, फंक्शनल पार्ट, उसको एफआरसी कहते हैं। एफआरसी समझ में आया? यस सर। रोशनी समझ रहे हो ना? अब देखो वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल कितना लंग्स में कैपेसिटी है, और जितना हो जो हम नहीं निकाल सकते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम जिसको कि कभी निकाला नहीं जा सकता, तो उसको हम विटल कैपेसिटी बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी होती है 3400 टू 4800 ml, ठीक है, एज, सेक्स और वॉल्यूम के साथ में चेंज होती है। आप इसको याद रखिएगा वाइटल कैपेसिटी कितनी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, है ना, पूरे लंग्स की, है ना, इसमें क्या होगा, ये वाइटल कैपेसिटी जो होती है ना, इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम को भी जोड़ लेंगे। टोटल लंग्स कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम को भी जोड़ेंगे, और वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं जोड़ेंगे। फिर मैंने एक चीज और बताया था कि हमारे लंग्स में एल्वोलाई के अंदर एक पतली सी लेयर पाई जाती है, जिसको लिसाइथिन कहते हैं। ये एक बार पूछा हुआ, एम्स में पूछा हुआ। लिसाइथिन की लेयर हमारे एल्वोलाई को फुला करके रखती है। कई बारी बच्चों में ये लेयर नहीं पाई जाती, और ये वो बच्चे हैं जो सांस नहीं ले पाते पैदा होते ही। इन लोग बच्चों को दोबारा सांस पैदा होती है, आपने देखा होगा वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है। तो लिसाइथिन की लेयर हमारे एल्वोलाई को फुला के रखती है, जिससे कि उसमें एयर। क्लियर? अब आप पूरे यस। वॉल्यूम से एक बार फिर से देखिए, और जहां वॉल्यूम ना समझ में आप पूछिए। चेक करके बताइए, फिर आगे चला जाएगा। यस सर, पढ़िए। ठीक है, रोशनी डन। Yes, sir. चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो रेस्पिरेशन के स्टेप समझ लेते हैं ना, कितने स्टेप में रेस्पिरेशन। तो देखो रेस्पिरेशन की जब हम यहाँ पे स्टेप देखते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक्सपायरेशन एंड इंस्पिरेशन, जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, ये फर्स्ट स्टेप होता है रेस्पिरेशन। दूसरा क्या होता है,
डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या मतलब हुआ? मतलब कि हमने सांस लिया तो पहले ब्रीदिंग वाली पार्ट हो गई, लंग्स के अंदर गई ऑक्सीजन, एल्वोलाई में गई। अब एल्वोलाई की मेम्ब्रेन और दूसरा क्या, हमारी ब्लड कैपिलरी, दोनों के मेम्ब्रेन के बीच में डिफ्यूजन होगा, है ना? तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाएगी और ऑक्सीजन दे दिया जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन को लंग से लेकर के टिश्यू तक ले जाया जाएगा ब्लड के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक लाया जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस हो गया। फोर्थ पार्ट, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब यहाँ पर जो ब्लड लेकर के ऑक्सीजन गया है, उस ब्लड के और हमारे बॉडी के बाकी टिश्यूज के बीच में जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है, तो टिश्यू क्या करेंगे, CO2 दे देंगे और ऑक्सीजन बदले में ले लेंगे। ये चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप, यूटिलाइजेशन ऑफ O2। हम पूरी बात पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के लिए O2 हमें चाहिए और वहां पे इसका यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप है रेस्पिरेशन। अगला आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, है ना? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले हम आरक्यू याद रखिएगा। अगला, एक तो मैंने आपको बताया कि लंग्स का डायग्राम वो आपसे 3 मार्कर पूछेंगे तो 3 मार्कर ही पूछेंगे। दूसरा वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, दूसरा वो आपसे पूछ सकते हैं ये आरक्यू जो आएगा ये 2 मार्कर क्वेश्चन, है ना? और एक 2 मार्कर और बन सकता है कि वाइटल कैपेसिटी क्या है, ये टाइडल वॉल्यूम क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं। अब आरक्यू क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बोलते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला सिंपल से बताया था, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपन वॉल्यूम ऑफ O2 एब्सॉर्ब, है ना? और यहाँ पर आरक्यू क्या होता है, आरक्यू ग्लूकोज के लिए 1 होता है, फैट के लिए 0.7 होता है, प्रोटीन के लिए 0.9 होता है, और ऑर्गेनिक एसिड के लिए 1.3, मतलब 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड के लिए, राइट? तो ऑर्गेनिक एसिड इनमें से बेस्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ना? और फैट इनमें से सबसे बेकार है, और प्रोटीन का यूज नहीं होता है। जब प्रोटीन का रेस्पिरेशन होने लगता है तो उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये हम लोग प्लांट रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं। अब देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लेते हैं। एक मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन नहीं हुआ, देखो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हमें ये भी देखना ना, अभी मैकेनिज्म कैसे रेस्पिरेशन होता है। देखो, तो यहाँ पर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है ना? तो देखो एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था, ये देखो, इसको दोबारा से प्ले करता हूँ। देखो रेस्पिरेशन, लुक दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, है ना? ये इस तरह से डायफ्राम देखो काम करता है। तो डायफ्राम जब नीचे जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है ना? तो वॉल्यूम बढ़ जाने से क्या होता है, ये देखो, ये इसमें ऊपर की तरफ से ये होल है ना? तो ये नीचे की तरफ खींचता है ना? ये देखो, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने से सांस अंदर जाएगी, है ना? दूसरा देखो, ये हमारी मसल्स हो गई, है ना? यहाँ पे देखो, इंटरकोस्टल मसल्स हो गए, एक्सटर्नल और इंटरनल, है ना? ये जो रेड वाली आपको दिखाई दे रहे हैं इंटरकोस्टल मसल्स है, ये देखो। तो ये मसल्स देखो, तो मसल्स ऊपर की तरफ जाती हैं, है ना? ये देखो, इन मसल्स के मूवमेंट की वजह से, है ना, क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल की मूवमेंट की वजह से हम रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं। तो इसमें 2 चीजें रोल प्ले करती हैं, क्या? इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, है ना? तो अब ये बात समझ लेते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। अब देखो क्या है कि सबसे पहले हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म। तो मैंने आपसे बताया कि तीसरा क्वेश्चन जो बन रहा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से बन रहा है। इनहेल या एक्सहेल किसी की मैकेनिज्म, ये भी 3 मार्कर क्वेश्चन होगा, है ना? 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखो अब यहाँ पे समझिए बात कि ये हमारी रिब्स हो गई, ये हमारी रिब्स हो गई। रिब्स में अंदर की तरफ जो मसल्स पाई जाती है उनको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं।
है ना। तो जब ये खींचती है तो अंदर की तरफ रिब्स को खींचती, बाहर की तरफ कुछ मसल्स पाई जाती है, उनको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, है ना। तो ये बाहर की तरफ लंग्स को खींचने का काम करती है, ठीक है। अब देखो क्या है कि जब हम इनहेल करते हैं तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, तो अंदर वाली क्या होती है, रिलैक्स हो गई, है ना, तो अंदर वाली रिलैक्स हो गई। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो ये बाहर वाली कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो क्वाइट ऑब्वियस है रिब्स आगे की तरफ, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ जाएगी, यूं सांस लेते हैं, है ना। तो ये सिर्फ यूं नहीं जाती है, ये यूं जाती है, कर बनाते बाहर और फिर कर बनाते अंदर की तरफ आती है। तो इसी तरह एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और इंटरनल रिलैक्स हो जाती हैं, तो रिब्स ऊपर की तरफ जाती है। रिब केस मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जाता है। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन, डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है ना। तो डायाफ्राम इनडायरेक्टली काम करता है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, तो वॉल्यूम अंदर का बढ़ जाता है, जिससे प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर इन एल्वेओलाई डिक्रीजेस, प्रेशर अंदर डाउन हो जाता है और एयर मूव इन होती है, एयर अंदर चली जाती है, राइट। इस तरह से एयर अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। अब देखो एक्सहेलेशन, हम सांस छोड़ते कैसे हैं, तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, यहां पर आप देख पाएंगे कि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, है ना, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से अब रिब केज इनवर्ड आता है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड नीचे की तरफ आता है। रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड नीचे की तरफ आता है। डायाफ्राम रिलैक्स, डायाफ्राम ऊपर आ जाता है। अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, इससे क्या होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है ना, तो उससे उससे क्या होता है कि प्रेशर इन इनवॉल्यूलाई इंक्रीजेस, प्रेशर अंदर इंक्रीज होता है और हमारी एयर बाहर निकल जाती है। दैट्स हाउ द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस, राइट। इंटरकोस्टल मसल्स का जो रोल होता है और डायाफ्राम का रोल होता है, ये दो चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। अगर आप डायग्राम बना सकते हो दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट। डेफिनेटली यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3। देखो आप एक बार चेक करो और बताओ मुझे। देख के एक बार चेक करके बताओ। यस सर, देख लो। डन, ठीक है। रोशनी डन। Yes, sir. अब देखिए आगे आ जाते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वुलाई। तो पहला हम लोग अब अगला स्टेप पे आ जाते हैं। ये वाला तो ब्रीदिंग वाला पार्ट हो गया। अब अगला हमारा हमने पार्ट पढ़ा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। तो गैसेस का एक्सचेंज होता है किसके बीच में, ये मैंने आपको बताया कि एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में होता है। तो आखिर होता कैसे, चलो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूँ कि हमने क्या पढ़ा। अब देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे पहले ऊपर वाला डायग्राम, तो एल्वुलाई में और इसके बीच में गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, ये वाला पार्ट ऊपर वाला एल्वुलाई आ गया और ये होगी ब्लड कैपिलरी, दोनों आपस में एक दूसरे में ऐसे सरफेस दोनों की आपस में अटैच्ड है। तो एल्वुलाई से कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आया, कहां पे, एल्वुलाई से आप देख पा रहे हैं ये CO2 यहां आ रहा है और ऑक्सीजन एल्वुलाई से जा रहा है ब्लड कैपिलरी, है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ब्लड कैपिलरी चारों तरफ इसकी चिपकी हुई होती है, लेकिन आखिर कार्बन डाइऑक्साइड
ये एल्वुलाई से एल्वुलाई कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड कैपिलरी से एल्वुलाई में क्यों गया और ऑक्सीजन एल्वुलाई से ब्लड कैपिलरी में आखिर क्यों आई? इस बात को हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं। ये डायग्राम देखो जो मैंने बनाया था, इसको आप समझो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, राइट? और ऊपर वाला आप देख पा रहे हैं ये एल्वुलाई है ना, एल्वुलाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एल्वुलाई में सबसे पहले आप देख पाएंगे कि सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम लोग बोल रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना? और उसके अंदर ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम लोग बोल रहे हैं, ये वाली जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम लोग बोल रहे हैं एपिथेलियल लेयर ऑफ एल्वुलाई। और उसके अंदर एक फ्लूइड है, उसको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं। ये एक्चुअली एक तरह का म्यूकस है। इसी तरह से ये नीचे वाला जो है ये कैपिलरी की वॉल, ब्लड कैपिलरी की वॉल। ब्लड कैपिलरी की वॉल में सबसे बाहर की तरफ क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और अंदर क्या है? एंडोथेलियल लेयर। एंडोथेलियल लेयर क्या है? ये भी एक तरह की एपिथेलियल लेयर है ना? इसका नाम क्या है? एंडोथेलियल। तो ये भी एक तरह की एपिथेलियल लेयर है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या है? ये ब्लड प्लाज्मा है और बाकी आरबीसी है। अब आप देखेंगे आरबीसी जब ब्लड कैपिलरी के थ्रू पहुंचती है कहां पर? एल्वुलाई के पास में, तो CO2 दे देती है। रीजन ये होता है कि देखो यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कितना है? तो CO2 का आप लेवल देखोगे, देखो तो यहाँ पर आप जब देखेंगे कि CO2 का लेवल क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg यहाँ पे और यहाँ पर 45 mmHg है। तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर आरबीसी के अंदर हाई प्रेशर है और मतलब ब्लड कैपिलरी के अंदर हाई प्रेशर है CO2 का और अंदर लो है। तो इस तरह से ये ब्लड कैपिलरी से एल्वुलाई की तरफ चली जाती है CO2। अब बदले में क्या हुआ? O2 जो होती है एल्वुलाई से ब्लड कैपिलरी में आती। क्यों? भाई ये देखो, एल्वुलाई के अंदर इसका प्रेशर है 104 mmHg और यहाँ पर है 95 mmHg। तो यहाँ से यहाँ की तरफ इस तरफ से मूव हो रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर डिफ्यूजिंग कैपेसिटी पे आ जाते हैं ना। तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या होती है कि कोई भी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पर मिनट में कितनी गैस डिफ्यूज कर सकती है अपने थ्रू, उसको हम डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है? समझ में आया एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? यस सर। ठीक है, हाई से लो की तरफ होता है। ये सब डायग्राम आपने बना रखे होंगे। आगे आ जाते हैं। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे? देखो अब यहां पर देखो 97% जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन अपने साथ बाइंड करके ले जाता है। तो 97% ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। बाकी 3% जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर, ठीक है? तो हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है? हीमोग्लोबिन आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन का एक कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। तो टिश्यूज तक 97% आरबीसी ले जाती हैं और बाकी ब्लड प्लाज्मा 3% लेकर के जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? कंबाइन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ना? तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे कंबाइन करके आप देख पा रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर रहा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है? और जब टिश्यूज में जाता है ना, तो वो डिवाइड कर जाता, डिसोसिएट हो जाता है। अगेन दोबारा टिश्यू के पास पहुंच के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है। अब देखो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 100 ml ब्लड में पाया जाता है। तो हम में से किसी भी आदमी के, तो आपने देखा होगा जब ब्लड रिपोर्ट आप लेने जाते हो, है ना, पैथोलॉजी में, तो कहता है, डॉक्टर कहता है कि भाई हीमोग्लोबिन कम है क्या? तो देखता है अगर वो 14 से कम है तो आपको बोलता है कि हीमोग्लोबिन कम है ना? आयरन लीजिए, आयरन टेबलेट लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, तो हीमोग्लोबिन उससे बढ़ाइए, है ना? तो यही वो बताता है कि 100 ml, वो जो लिखा होता है वो ये बताता है कि 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है। 14.5 के आसपास नॉर्मल माना जाता है, ठीक है? उससे नीचे कम है, ठीक है? ज़्यादा इससे भी दिक्कत हो सकती है। अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ग्राम ml ऑफ ऑक्सीजन को ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। इस तरह से 100 ml ब्लड में जो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है? तो 100 ml ब्लड की इतनी कैपेबिलिटी होती है ऑक्सीजन को ले जाने की।
तो ये तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो, क्लियर। देखिए चेक करिए ये वाली हेडिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। सर डन। डन रोशनी, डन बेटा। Yes, sir. चलो अब देखो आगे आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी में मैं आपको बता रहा था कि वो आपको जो मैंने पढ़ाया था क्लोराइड शिफ्ट, वो आपसे पूछ सकते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे 3 हिस्सों में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अभी तो हमने पढ़ा था 2 हिस्से में होता है ना, एक तो डिसॉल्व प्लाज्मा और दूसरा हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन के साथ में। यहाँ 3 हिस्सों में जाता है। एक तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है 7%, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि CO2 इज मोर soluble than O2, तो ऑक्सीजन से ज्यादा सोलिबिलिटी। तो देखो सोलिबिलिटी का अगर देखेंगे आप लेवल, सोलिबिलिटी, तो सोलिबिलिटी का अगर आपको सीक्वेंस देखना है, सबसे ज्यादा सोल्यूबल CO2 है, ठीक है। फिर उससे जो कम है वो है O2 है, और इससे भी कम जो सोल्यूबल गैस हमारी बॉडी में है वो क्या है, नाइट्रोजन, है ना। तो ये सोलिबिलिटी का सीक्वेंस। CO2 की सोलिबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये डिसॉल्व रहती है प्लाज्मा। तो 7% डिसॉल्व विद प्लाज्मा, 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाई कार्बोनेट आयन मतलब HCO3 नेगेटिव, इसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है ना। और 23% जो CO2 होती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, आई एम सॉरी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट। अब देखो बाई कार्बोनेट आयन कैसे, बाई कार्बोनेट आयन बनने में एक प्रोसेस होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है किसके अंदर, टिश्यू से, और डिफ्यूज होती है कहां पे, आरबीसी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब आरबीसी के अंदर वाटर भी मौजूद है, प्रोटोप्लाज्म में तो वाटर मौजूद है। CO2 H2O से रिएक्ट कर जाती है किसकी प्रेजेंस में, एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के, है ना। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व होने के बाद बनाती है H2CO, जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, H2CO3 बनाती है। अब H2CO3 फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में डिसोसिएट होता है और बाई कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हाइड्रोजन आयन क्या होता है, उसके अंदर रिलीज हो जाते हैं। अब आपको ही पता है कि हाइड्रोजन आयन के अगर नंबर बढ़ेंगे तो पीएच वैल्यू गिरेगी। कंपैरेटिवली टू नॉर्मल ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो क्या होता है, उसकी पीएच वैल्यू कम होती है। ये क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन उसमें बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मल ब्लड की पीएच वैल्यू है 7.4, बट डीकार्बो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसकी पीएच वैल्यू थोड़ी सी कम है, 7.34, तो स्लाइटली कम बेसिक, ठीक है। क्लियर? यस सर। ठीक है, Yes, sir. राइट। अब देखो आते हैं, अगला फिनोमेना है क्लोराइड शिफ्ट, है ना। देखो क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, देखो ये डायग्राम समझो। क्लोराइड शिफ्ट क्या फिनोमेना है, CO2 टिश्यू से निकली और टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के बीच में लिम्फ भरा है, लिम्फ को हम लोग मिडिल मैन कहते हैं, तो लिम्फ में गई,
लिम्फ के थ्रू अभी गई कहाँ पे, ब्लड कैपिलरी, एपिथेलियल वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी, उसके अंदर आरबीसी में गई। आरबीसी के अंदर CO2 H2O से कंबाइन करती है, हमें पता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड, ये बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जो एक्स्ट्रा बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो यहाँ पर इसकी वॉल पे कुछ आयन चैनल लगे होते हैं आरबीसी की, तो आयन चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं और ये एक्स्ट्रा अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ जो HCO3 होते हैं, ये बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, ये ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाते हैं और बाकी यहाँ पे इसके बदले में क्लोराइड आयन अंदर की तरफ पंप इन हो जाते हैं। एक और, क्लोराइड आयन जब पंप इन होते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि अंदर की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे कि वाटर जो होता है वो और अंदर आ जाता है और ये आरबीसी और स्वेल हो जाती है। तो क्लोराइड शिफ्ट हो जाने के बाद आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, स्वेल हो जाती है, ये वाटर को अंदर ले लेती है और हाइड्रोजन आयन जो रिलीज हुए यहाँ पर है ना, HCO3 से जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए हैं ये हीमोग्लोबिन से मिल करके HHB का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, क्लोराइड शिफ्ट समझ में आ गया। यस सर। याद रखिएगा, ये डायग्राम नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके स्कूल वाले पूछ सकते हैं, ये 3 मार्कर क्वेश्चन, राइट। और किसी और के साथ में कॉम्बिनेशन में आ गया तो 5 मार्कर भी हो सकता है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एस कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, तो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैसे, मतलब कि जो CO2 होती है इसका ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कैसे होता है, हीमोग्लोबिन के साथ कैसे होता है। तो देखो CO2 हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके HbCO2 बनाते हैं। 100 ml ब्लड में 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। 100 ml ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने अभी पढ़ा कि टिश्यू से बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाती है, सॉल्युबल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जाती है HbCO2 के, और इस तरह से लंग्स तक पहुंच जाती है। सो दिस वाज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। यस सर। अगला है रिलीज ऑफ CO2 टू एल्वुलाई। अब एल्वुलाई CO2 तक तो पहुंच गई, CO2 एल्वुलाई में कैसे रिलीज होती है, अब आरबीसी लेके पहुंच गई। अब देखो जैसे O2 एंटर करेगी आरबीसी के अंदर वैसे धक्का देके CO2 को बाहर भगा देगी। तो देखो ये एक आरबीसी है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पहुंची और किसके पास पहुंची, ये पहुंची है एल्वुलाई के पास में, लंग्स के पास। तो एल्वुलाई से कहती हैं कि पहले तुम ऑक्सीजन ले लो, CO2 तो मैं बदले में ले ही लूं, ठीक है। तो एल्वुलाई उसको CO2 देती है, बदले में वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिक उसको दे देती है। जब O2 अंदर एंटर करती है आरबीसी के अंदर, तो एल्वुलाई से जब O2 आती है तो क्या होता है, ये HHB जो होता है ये ब्रेक हो जाता है, H अलग हो गया और ये हाइड्रोजन आयन अलग हो गए और हीमोग्लोबिन अलग हो गया। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके HbO2 बनाते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हो गए हैं, इनके रिलीज हो जाने की वजह से अब ये क्या करेंगे कि अब ये जो क्लोराइड शिफ्ट हुआ था वो पंप फिर से उल्टा चलने लगेगा। ये क्लोराइड आयन बाहर जाने लगेंगे और बदले में HCO3 अंदर आने लगेगा। इस प्रोसेस को हम हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। इसको JS हेल्डेन ने खोजा हुआ था, इसलिए इसको हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो अब क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन तो रिलीज हो ही गए और ऊपर से फिर पंप उल्टा चलने लगे, ये बाइकार्बोनेट आयन अंदर आ गए, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। तो ये बन गया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एल्वुलाई में या लंग्स में रिलीज कर दी जाती है, ठीक है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी से लंग्स में जाती है, एल्वुलाई में जाती है। एक बार देखिए हेल्डेन इफेक्ट और बताइए समझ आया कि नहीं आया, फिर कीजिए। आई थिंक हेल्डेन इफेक्ट नहीं है।
हो गया भाई? यस सर। Yes, रोशनी? sir. ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस चैप्टर, दैट इज अ डिसऑर्डर्स, है ना। तो यहाँ पर डिसऑर्डर देखो, ये हाइपोक्सिया, है ना, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है टिश्यू में, इसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। एनोक्सिया, ऑक्सीजन के एब्सेंस को एनोक्सिया बोलते हैं। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा में इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है ना। हिस्टामाइन सेल जो होती है, मास्ट सेल जो होती है, वो हिस्टामाइन रिलीज करती हैं, जिससे कि ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। कफिंग, स्नीजिंग, है ना, म्यूकस क्लॉग, है ना, म्यूकस जमा हो जाना, कफिंग, स्नीजिंग, है ना। आपसे ये पूछा जा सकता है, दो ये आखिरी की, ये तीनों याद रखें। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज क्या होता है? मतलब किसी भी आदमी के प्रोफेशन से, ऑक्यूपेशन से अगर कोई डिजीज हो तो उसको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बहुत मोटा मोटी से बताता हूँ कि जैसे जो लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको सिलिकोसिस हो ही जाती है, क्योंकि आपको पता है कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, खूब धूल उड़ रही है चारों तरफ। अब या तो नाक में कोई फ़िल्टर लगा के रखा जाए, है ना? नॉर्मल जो मास्क होते हैं, ये भी बहुत जो महीन पार्टिकल होते हैं, उनको रोक नहीं पाते हैं, राइट? तो अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हार्डली बहुत कम लोग हैं जो मास्क वगैरह यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। इट्स अ वेरी रॉ काइंड ऑफ द इंडस्ट्री। तो वहाँ पर मज़दूर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो सिलिका उड़ती रहती है, उनके नाक में जाती रहती है, तो सिलिकोसिस हो जाती है ना? वो लोग जो शीशे को घिसाई करने का काम करते हैं, या जो मार्बल वगैरह लगाने का काम करते हैं, उन सबको सिलिकोसिस होने के बहुत चांस होते हैं। दूसरा, अ, ये एक एग्जांपल हो गया। तो क्रोनिक एक्सपोज़र लाइक सिलिका एंड एस्बेस्टस, जो लोग एस्बेस्टस या सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उसमें ज़्यादा एक्सपोज़ हो जाने से ये डिज़ीज़ होती है। क्या होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कि लंग्स में चला जाता है, जिससे लंग्स के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इसको सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस भी बोलते हैं डिज़ीज़ को, ठीक है? तो ये हो गया ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज़, जो ऐसी रेस्पिरेटरी डिसीज़ जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन की वजह से हो जाती है। अगला आते हैं निमोनिया। निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से होती है ना? और एल्वुलाई में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे कि साँस लेने में दिक्कत होती है, इसको निमोनिया बोलते हैं। एम्फाइसेमा जो होता है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है, और इसमें क्या होता है, जो हमारे एल्वुलाई में सेप्टा पाए जाते हैं, वो सिगरेट स्मोकिंग से वो सेप्टा कोलैप्स हो जाते हैं, है ना? जिससे कि ये डिज़ीज़ हो जाती है, और सेप्टा कोलैप्स हो जाने की वजह से वो जो एल्वुलाई होती है उसकी गैस होल्डिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है? इसको एम्फाइसेमा बोलते हैं। आप चेक कीजिए, पूरे चैप्टर में आपको कहीं कोई डाउट हो बताइए। कोई डाउट हो दोनों लोग देखिए। रोशनी आप भी देखो, अर्पित आप भी देखो। एग्ज़ाम कब है भाई आप लोगों के? दोनों लोग के? सर मेरे तो 28 अप्रैल से। अच्छा। रोशनी आपके? सर मेरे कल से शुरू हो रहे हैं। ओह! चलो ऑल द बेस्ट। और ये बायोलॉजी का कब है? सर 3 तारीख को। 3 तारीख को है, ठीक है। चलो एक बारी चेक करना, और इन केस अगर आपको लगता हो कि कहीं पे कोई फँस रहा हो, कोई डाउट है, निष्कर जी के साथ डिस्कस कर लेना, है ना? और ये ओके आपका सर। जल्दी एग्ज़ाम है, और अगर आपको लगे तो आप एक्स्ट्रा क्लास भी अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत ओके वाली सर। बात नहीं, है ना? बट ये है कि नंबर बढ़िया आने चाहिए भई, है ना? मार्क्स बढ़िया आने चाहिए, यस सर। है ना? बाकी जहाँ पे जो दिक्कत हो, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, ठीक है? किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो। ठीक है, तो अगला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। अगला स्टार्ट करूँ? एक्सक्रीशन वाला? अगला क्या एक्सक्रीशन ही नहीं, ब्लड सर्कुलेशन होगा, है ना? यस बोलो सर। भाई, वही पढ़ना है ना? जल्दी बताओ, आप लोग बताओ। जो बोलोगे मैं वो रिवाइज़ कराऊँगा। यस सर। बॉडी फ्लूइड, एक तो ब्लड क्लॉटिंग पढ़ के जाना, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखो मैंने आपको ये बताया था, है ना? ह्यूमन बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं।
तो ह्यूमन बॉडी फ्लूइड की जब बात करें तो सिर्फ ब्लड ही नहीं, लिम्फ भी हमारी बॉडी में, वाटर भी हमारी बॉडी में, है ना। तो हमने ब्रॉडली इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ईसीएफ और आईसीएफ। ईसीएफ, आईसीएफ क्या है? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, वो हर चीज जो हमारे सेल के अंदर भरी हुई है, मतलब कुल मिला के हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें, है ना, तो उसको हम आईसीएफ कहते हैं। ईसीएफ क्या है? वो हर लिक्विड जो फ्लूइड जो सेल के बाहर भरा हुआ है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ईसीएफ यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। इसमें ईसीएफ में लिम्फ आता है, ब्लड आता है। आप देखो जो आईसीएफ आपको दिख रहा है वो उसमें पोटेशियम और फॉस्फेट्स में रिच है वो, लेकिन जो ईसीएफ दिख रहा है वो सोडियम और क्लोराइड में रिच है। ये दोनों में डिफरेंस है। ब्लड का 30 to 35% जो पार्ट है वो ईसीएफ है, सॉरी, पूरे बॉडी फ्लूइड का 30 to 35% ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब ब्लड है, ब्लड प्लस लिम्फ है। अब किसी भी एडल्ट बंदे में जो 70 केजी का, उसमें 5.5 लीटर ब्लड हो सकता है ना, और जिसकी पीएच वैल्यू 7.4 है, जो कि बेसिक है। अब ब्लड में प्लाज्मा वाला पार्ट, तो देखो ब्लड में प्लाज्मा 55% है और 90 to 92% पार्ट ऑफ प्लाज्मा जो है वो की वाटर है ना। तो यहाँ पर 90 to 92% पार्ट जो प्लाज्मा का, दैट इज वाटर, है ना, H2O है। और यहाँ पर और क्या पाया जाता है? मिनरल पाया जाता है, न्यूट्रिएंट पाई जाती है, प्लस प्रोटीन इसमें पाई जाती है। 6 to 8% जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या है? एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन, दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। एल्ब्यूमिन ही वो प्रोटीन है जो ब्लड के पीएच वैल्यू के मेंटेन रखती है और बफर सॉल्यूशन की तरह काम करती है। ये ब्लड के पीएच को गिरने नहीं देती, है ना। और लाइसोजाइम पाया जाता है, प्रोपेरडिन पाया जाता है। ये दोनों क्या होते हैं? तो ये लाइसोजाइम और प्रोपेरडिन, ये दोनों इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं। हेपरिन पाया जाता है, हेपरिन ब्लड को बॉडी के अंदर जमने नहीं देता और ये एक तरह का हार्मोन है, ठीक है। और इसीलिए इसको एंटी कोगुलेंट या एंटी क्लॉटिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड को जमने नहीं देता। अगली बात क्या है? सीरम क्या है? तो अगर ब्लड से आप ब्लड प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल ले तो उसको हम सीरम कहते हैं। अब देखो अगला मैंने क्लॉटिंग को दिखाने की कोशिश की डायग्राम के थ्रू कि क्लॉटिंग होती क्या है। तो यहां पर क्या है कि ब्लड को हमने क्या किया है कि एक टम्बलर में भर करके रख दिया है और आप देख पा रहे हैं कि अगर ये किसी नॉर्मल बंदे का ब्लड है तो 6 से 7 मिनट में क्या हो रहा है कि 6 to 7 मिनट में ये ब्लड क्लॉट हो जा रहा है और 20 मिनट मैक्सिमम होता है जिसमें ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए, वरना बंदे के अंदर एबनॉर्मलिटी है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अंदर गई और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जैसे ही अंदर जाती है तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर जाते ही क्या होता है कि यहाँ पे अब इसमें चेंजेस होना शुरू हो गए, जिसे कि हम क्लॉटिंग पार्ट बोलते हैं। यहाँ पर जो प्लाज्मा अलग हो जाता है, मतलब लिक्विड वाला पार्ट अलग हो जाता है और सॉलिड वाला पार्ट अलग हो जाता है। क्लॉट अलग हो गया और प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा अलग हो गया, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा भी आप देख रहे हैं 55% पार्ट ब्लड प्लाज्मा है और 45% जो है ब्लड क्लॉट है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ब्लड प्लाज्मा में हार्मोन है, 90 to 92% वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है और मिनरल्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, है ना। इतनी सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब ये जो क्लॉट वाला पार्ट है, जो जमा हुआ पार्ट है, उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, थ्रोम्बिन प्रोटीन है और फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है ना। इतनी तरह की प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड क्लॉटिंग पार्ट, हाँ। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं, ठीक है, ब्लड के। और आपको याद रखना है कि हेपेरिन क्या है? एक तरह का एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, वो बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होता। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये सब, है ना, ब्लड कार्पसेल्स पे आ जाते हैं। तो हम इन्हें सेल का स्टेटस नहीं देते हैं क्योंकि हमें भी पता है कि सेल का स्टेटस तो हम तब दे सकते हैं जब उसमें क्या बोलते हैं सभी ऑर्गेनेल ही पाए जाए। यहाँ पे ये जो ब्लड कार्पसेल्स या ब्लड सेल्स जिनको बोले, तो इन्हें सेल का स्टेटस ना देने के पीछे रीजन क्या है कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे मिसिंग होते हैं। आरबीसी के नंबर 4.5 to 5 मिलियन पर mm क्यूबिक होते हैं। तो यहाँ पर 4.5 पाई जाती है फीमेल में और 5 मेल्स में पाई जाती है।
अब एबनॉर्मली आरबीसी के बढ़ने के काउंट को अगर किसी में इससे ज्यादा आरबीसी एबनॉर्मली बढ़ने लगे उसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, और अगर इनके नंबर 4.55 मिलियन से कम होने लगे उसको हम इरेथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं, डिक्रीज होने लगे। साइज जो होता है वो आरबीसी का 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। 100 ml ब्लड में 16 to 22 सॉरी 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन, तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि 15 ग्राम हमने एवरेज पढ़ा। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जो कि हमारे कहां पे होती है, जो कि हमारे रेड बोन मैरो में होती है, इसको इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, है ना। लाइफ स्पान 120 डेज होता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है या ब्लड बैंक कहा जाता है। क्यों? 120 दिन के बाद जो आरबीसी मरती हैं वो स्प्लीन में ही जाती हैं, इसलिए उसको ग्रेवयार्ड कहते हैं, और इसी को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आरबीसी के काउंट के कम हो जाने को ये हम लोग एनीमिया कहते हैं, मतलब ब्लड कम हो जाने को एनीमिया कहते हैं। आप देख पाएंगे कि इरेथ्रोसाइट के अंदर यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिसको कि हम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कहते हैं, है ना। ये जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं, ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें पाई जाती हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन और आयरन, दो चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है, जिससे मिलकर के हीमोग्लोबिन बना होता है। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि इनका डब्ल्यूबीसी का शेप फिक्स नहीं होता, तो इनका शेप फिक्स नहीं होता और अमीबियोइड शेप होता है। शेप चेंज होने के इसके पीछे इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें छोटे छोटे क्रीक्स होते हैं, दरारें होती हैं। इन क्रीक्स से ये निकल करके बाहर आ जाते हैं और बाहर टिश्यूज के बीच में घूमने लगते हैं स्पेस में, और वहां अगर किसी भी तरह का जर्म हुआ, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हो तो उसको मार देते हैं। तो डब्ल्यूबीसी इस तरह से इनकी जो मारने की मतलब ये ब्लड कैपिलरी के बाहर निकल करके भी जर्म्स को मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये फायदा मिलता है इनको शेप चेंज कर। नंबर्स कितने होते हैं? 6000 to 8000 पर mm क्यूबिक इनके नंबर होते हैं। डब्ल्यूबीसी आरबीसी का रेशियो क्या है? 1:600। राइज इन डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं अगर डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ जाए। और जब एबनॉर्मल इसका राइज होता है उसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं, जिसे कि आप नॉर्मली ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। एबनॉर्मल इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ब्लड कैंसर, है ना। नॉर्मल राइज एट डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइटोसिस वो कब होता है? जब किसी बंदे को कोई बीमारी है, नॉर्मल बीमारी है, बुखार आ गया, फीवर आ गया, किसी तरह का कोई डिजीज है उसको, तो जब उसको फीवर आता है तो डब्ल्यूबीसी के नंबर नॉर्मली बढ़े हुए होते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ना मतलब ब्लड कैंसर है। अब नीचे आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस, है ना। यहाँ पर मैंने डब्ल्यूबीसी के टाइप्स बताए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूबीसी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली है ग्रेनुलोसाइट सेल्स जिनके प्रोटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, दूसरे एग्रेनुलोसाइट सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। अब एग्रेनुलोसाइट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब ये दो कैटेगरी की होती है ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट दो तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बनती है कहां पर? लिवर में प्रोड्यूस होती हैं और इनका काम होता है एंटीबॉडी बनाना। टी लिम्फोसाइट थाइमस में बनती हैं और ये डायरेक्टली अटैक करने का काम करती है। लिम्फोसाइट जो होती हैं ये नॉन मोटाइल होती हैं और नॉन फैगोसाइटिक होती हैं, मतलब एक तो इनमें किसी भी तरह का मोशन नहीं पाया जाता और ये किसी बैक्टीरिया वगैरह को खुद खाने का काम नहीं करती। करती क्या है? दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, डिस्ट्रॉय द माइक्रोब एंड टॉक्सिन्स, ठीक है। और ट्यूमर सेल्स को मारने का यही काम करती है लिम्फोसाइट सेल्स। ये देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनके क्वांटिटी कितनी होती है? 20 to 25% ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी आर लिम्फोसाइट सेल्स। लाइफ स्पान कितना होता है? फ्यू डेज टू ईयर ना, कुछ दिन से लेकर के सालों तक का होता है। दूसरी होती है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। मोनोसाइट्स आर दी लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी, ये सब डब्ल्यूबीसी से सबसे ज्यादा बड़ी होती है, मोटाइल होती हैं और फैगोसाइटिक होती है ना। तो ये मूव करती हैं और फैगोसाइटोसिस का काम करती है। दे एंगल्फ बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिस, तो बैक्टीरिया को खाने का काम करती है। लाइफ स्पान कितना होता है? 10 to 20 आवर्स इनका लाइफ स्पान होता है।
अगली आती है ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट 3 तरह की होती है, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। 4 से 5 दिन इनका लाइफ स्पान होता है। अब देखो जो इओसिनोफिल्स होती हैं, दे इंक्रीज इन एलर्जी, अस्थमा एंड हे फीवर। और क्या काम होता है? दे हेल्प इन डिसॉल्विंग ब्लड क्लॉट, ये ब्लड क्लॉट को खत्म करने का काम करती हैं। दे आर नॉन फैगोसाइटिक, ये नॉन फैगोसाइटिक होती है, मतलब ये बैक्टीरिया वगैरह को खाती नहीं है। दे आर सिमिलर लाइक लाइसोसोम एंड डिस्ट्रॉय प्रोटिस्टा, तो ये लाइसोसोम की तरह होती हैं और ये प्रोटिस्टेंस को भी मारने का काम करती हैं। बेसोफिल्स, यही वो सेल्स हैं जो हेपेरिन रिलीज करती हैं, मतलब एंटी क्लॉटिंग एजेंट को बनाने का काम। प्लस हिस्टामाइन भी यही रिलीज, मतलब हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, ये 2 चीजें भी यही रिलीज करती है ना। इनके काउंट सबसे कम होते हैं बेसोफिल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूट्रोफिल्स। दे आर मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी, सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी में यही वाली पाई जाती है। 60 to 65% जो होते हैं इनके काउंटिंग होती है आउट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी। और ये हार्मफुल जर्म्स को ईट करती हैं, खा जाती हैं और खुद भी फिर मर जाती हैं। ठीक है, सो दैट इज दी ऑल अबाउट दी डब्ल्यूबीसी। बताओ क्लियर है? रोशनी, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अर्पित लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। प्लेटलेट्स है ना, 1,50,000 to 3,50,000 पर mm क्यूबिक इनके नंबर्स होते हैं। इंक्रीज प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। डिक्रीज इन प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। कलरलेस होती हैं, डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया था, आरबीसी की तरह इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया था। और नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, दैट इज लाइफ स्पान 1 वीक होता है। और फॉर्मेशन इसका बोन मैरो में स्पेशल कुछ सेल्स होती है जिनको मेगा कैरियोसाइट सेल्स बोलते हैं, जिनके न्यूक्लियस बड़ा होता है, उन सेल्स में होता है। अब यहां तक ब्लड और ब्लड का जो पार्ट होता है वहां तक रोशनी एक बार चेक करो और मुझे बताओ, अगर कोई डाउट हो तो पूछो पहले, फिर आगे पहुंचो। यस सर। नो सर, नहीं। नहीं है? अच्छा अच्छा, नो सर। तो देखो रुको, अब इसके आगे भी हम समझ लेते हैं। देखो ब्लड ग्रुप और देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था ब्लड ग्रुप ए, बी एंड ओ, ये तीनों ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे लैडिस्टीनर ने, और इन्होंने ब्लड ग्रुप जैसा कॉन्सेप्ट दिया कि ब्लड ग्रुप जैसी कोई चीज हो। ए बी ब्लड ग्रुप था, उसको डिकैस्टेलो और स्टेस्नी ने डिस्कवर किया था। अब अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप का नाम ही दिया गया है एंटीजन के बेसिस पे। ए ब्लड ग्रुप मतलब उसमें ए एंटीजन मौजूद है, ए बी मतलब उसमें ए बी एंटीजन मौजूद है। देखो ओ मतलब 0, देखो तो ए में ए एंटीजन पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडीज बी पाई जाती है। बी में बी एंटीजन पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी ए पाई जाती है। ए बी में ए बी एंटीजन पाया जाता है और कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, किसी का भी ब्लड को ले लेता है। ओ में यहां पर किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता और ए बी एंटीबॉडी पाई जाती, इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। आप देखो एंटीजन क्या होते हैं, तो मैंने बताया था कि एंटीजन ऐसी कोई भी चीज जो बॉडी का पार्ट नहीं, दैट इज अ फॉरेन सब्सटेंस, और हमारी बॉडी में आती है, उसको हम एंटीजन। वो अलग बात है कि वो बायोलॉजिकल है या नॉन बायोलॉजिकल, लेकिन अगर वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं तो एंटीजन है। एंटीजन स्मोक हो सकता है, डस्ट हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, है ना। और दूसरा, ये तो हो गया क्या, नॉन बायोलॉजिकल, है ना। और मतलब एबायोटिक, और बायोटिक क्या हो सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकल ओरिजिन के क्या हो सकते हैं, तो देखो बायोलॉजिकल ओरिजिन का हो सकता है, बायोलॉजिकल ये हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटिस्टा, फंजाई, पॉलन ग्रेन। जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में जाता है, हमारे ब्लड में पहुंचता है, तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है, मतलब जो नॉन फैगोसिटिक होती है, वो क्या करती है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में रिलीज कर देती है, जिसको कि हम एंटीबॉडी बोलते हैं, और ये प्रोटीन एंटीजन को मार। उसी तरह से जो फैगोसिटिक सेल्स होती हैं वो जाती हैं, एंटीजन को खा जाती हैं और खुद में मर जाती हैं।
ठीक है। तो दो तरह से हमारी बॉडी डिफेंस का काम करती है। अब आपने पढ़ा होगा ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है? तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है आरएच फैक्टर। तो आरबीसी के ऊपर एक प्रकार की एक विशेष टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, एंड वी कॉल दैट प्रोटीन आरएच प्रोटीन, राइट? एंड दिस प्रोटीन इज आल्सो नोन एज आरएच फैक्टर, बोथ आर द सेम थिंग। तो चाहे आप इसको आरएच प्रोटीन कहिए, चाहे आप आरएच फैक्टर कहिए, तो दोनों ही पाई जाती है यहाँ पे, कहाँ पे? आरबीसी के ऊपर पाई जाती है, राइट? अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आरएच फैक्टर हर बंदे की आरबीसी में पाया जाए। अगर आरएच फैक्टर आरबीसी के ऊपर मौजूद है तो हम कहते हैं कि इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, और अगर हम देखते हैं आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो हम कहते हैं ब्लड ग्रुप जो क्या है, ये नेगेटिव। ठीक है। आरएच को डिस्कवर्ड किया रिसस मंकी में, इसीलिए हम टर्म यूज करते हैं आरएच, है ना? एट वर्ड डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वॉयनर ने। तो लैंडस्टीनर और वॉयनर ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आरएच फैक्टर। और अगर क्या होता है, एक और बात, अगर मदर आरएच नेगेटिव है और बच्चा आरएच पॉजिटिव है, तो मदर की बॉडी में फीटस के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगी, वो फीटस को एंटीजन की तरह ट्रीट करने लगी। तो पहला बच्चा तो सर्वाइव कर जाएगा, दूसरे बच्चे को वो एंटीबॉडीज, अगर दूसरा बच्चा फिर से पॉजिटिव हुआ और मदर नेगेटिव है, दूसरा बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता। इसमें क्या होता है कि मदर की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो दूसरे वाले बच्चे की ब्लड सेल्स को मार देती है, और इस डिजीज को एचडीएन कहते हैं, हीमियोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, है ना? इसको एचडीएन डिजीज कहते हैं, राइट? तो ये था कॉन्सेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव का, आरएच फैक्टर का, और ये क्या, एचडीएन, हीमियोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। एचडीएन याद रखिएगा, है ना? और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। यहाँ तक बताइए, एक बार चेक करिए रोशनी, एक बार चेक करिए ब्लड ग्रुप वाला जो पार्ट दिया हुआ है, एंटीजन, एंटीबॉडी, आरएच Yes, sir. फैक्टर, और मुझे चेक करके बताइए अगर कोई डाउट है पूछिए। So antigen वाला part एक बारी बोलो. एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एनी काइंड ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ बॉडी, राइट, इज कॉल्ड एंटीजन। अब एंटीजन कुछ भी हो सकता है, एंटीजन लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग। तो लिविंग एंटीजन क्या होते हैं? हमें कहीं से बैक्टीरिया ब्लड में चला गया, हमारे वायरस चला गया, प्रोटोजोआ चला गया, फंगस चला गया, तो पॉलन सर नॉन लिविंग एंटीजन में नहीं आएगा वायरस, बिकॉज वो तो वायरस डेड तो होते हैं. वो बायोलॉजिकल ओरिजिन का हो गया ना, हमारी Yes. बॉडी के अंदर तो लिविंग हो गया, वो डिवाइड कर रहा है ना? Yes. वो जब तक बाहर है तब तक नॉन लिविंग, ठीक है। और देखो, अब एंटीजन कुछ फिक्स नहीं, जैसे मान लो मुझे किसी स्मोक से एलर्जी है, तो एंटीजन मेरे लिए, आपको नहीं है तो आपके लिए एंटीजन नहीं है ना? तो नॉन बायोलॉजिकल Yes, भी है, sir. राइट? तो स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, केमिकल हो गया, है ना? तो बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल ऐसी कोई भी चीज जो हमारी बॉडी में जाती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगे, उसको हम एंटीजन, ठीक है। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर एकदम? आरएच फैक्टर, Yes, sir. एचडीएन समझ में आ गया? एचडीएन, Yes, sir. ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, राइट? ठीक है। Okay, sir. और इन बिटवीन अगर कोई डाउट हो किसी भी तरह कुछ, तो आप निष्कर्ष जी से कॉन्टेक्ट करें, राइट? Yes, sir. ठीक है रोशनी, बाय बाय, टेक केयर, Thank you, sir. वेलकम बेटा, बाय।